जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे और मिड टर्म की खूब तैयारियाँ चल रही होंगी। तो उसी में थोड़ी-सी कंट्रीब्यूशन करने के लिए मैंने चूज़ किया है एमजीटी 301 को। तो एमजीटी 301 की आज हम थोड़ी-सी प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है? उसके साथ मैं कुछ आपको बहुत ही हेल्पफुल पॉइंट्स बताऊँगी जिनको आपने नोट कर लेना है। और इसी के साथ एक और चीज़ आपको बता दूँ कि मैं इसका जो इसके जितने भी करंट पेपर होंगे कोशिश करूँगी उनको सॉल्व करके आपके साथ शेयर करूँ। और द थर्ड थिंग इज़ कि अगर लास्ट टाइम की तरह कोई मेरे पे इस तरह का करंट पेपर चढ़ गया ना मतलब स्क्रीनशॉट के साथ, तो वो भी आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। तो इसी बात पे आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, क्योंकि मुझे पता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये हेल्पफुल बहुत रहेगी आपके लिए, ठीक है? अच्छा, तो वीडियो को 1 मिनट वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है? कुछ लोग बस जल्दी से कहते हैं बस ये जो बता रहे हैं ना वो हम देख लें, बाकी हम छोड़ दें। देखें, मैं आपको जो पॉइंट्स बता रही हूँ अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप फाइनल्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स ले सकेंगे, ठीक है? बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर सकेंगे। तो यहाँ पे कुछ 2-4 पॉइंट हैं वो उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आराम से तैयारी करेंगे, डोंट वरी कुछ नहीं होता। अगर आप थोड़ा-सा टाइम यहाँ पे लगा लेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट एमजीटीज़। किसी भी एमजीटी का पेपर पास पेपर से नहीं आता, ठीक है? चाहे वो एमजीटी 101 है, 201 है, 301 है, 501 है, 502 है, 503 है, 602 है, जो भी है, ठीक है ना? किसी भी एमजीटी का पेपर पास पेपर में से नहीं आता। एमजीटीज तभी आती हैं जब आप इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हो, जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ही आप इनको आसानी से पास कर सकते हो, ठीक है? अदरवाइज हाँ, इस तरह मैं कुछ कह सकती हूँ, किसी की लक अच्छी हो और वो चल जाए तो वो निकल जाए किसी तरह से, अदरवाइज हम एमजीटी को आसानी से पास नहीं कर सकते, ठीक है? पहली बात तो ये, कभी भी एमजीटी को रट्टा नहीं लगाना, ठीक है? और कभी भी ऐसे नहीं करना कि पास पेपर तैयार करने बैठ जाना, ठीक हो गया? ये पॉइंट चाहे तो नोट कर लें, चाहे अपने माइंड में बिठा लें, आपके फाइनल टर्म की प्रिपरेशन में भी ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले आपने कोशिश करनी है आप लेक्चर्स ले लें, ठीक है ना? ये एमजीटी के आई थिंक सो थीम्स भी हैं, इसके अलावा 602 के भी थीम्स में है और बाकी जो 501 और 502 वगैरह है ना, उनके काफ़ी लंबे छुरे हैं, ठीक है? अच्छी बात तो ये है कि आप लेक्चर्स ले लें, लेकिन अगर नहीं ले सकते, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो सेकंड ऑप्शन ये होता है हमारे पास कि हम हैंडआउट्स को रीड कर लें, ठीक है? अगर आप हैंडआउट्स को भी रीड नहीं कर सकते तो द थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप ना पीपीटी स्लाइड्स को पढ़ लिया करें। और पीपीटी स्लाइड्स इतनी अच्छी होती हैं, आप यकीन करेंगे मोस्टली एमसीक्यूज वहीं से आ रहे होते हैं, ठीक है ना? तो आपने क्या करना है कि पीपीटी स्लाइड्स को एटलीस्ट रीड कर लेना है, उससे काफी ज्यादा पेपर भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर छोटे बहुत जो होते हैं, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी सॉल्व हो जाते हैं, एमसीक्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है? तो उसको कर लेना है, ठीक हो गया? अब जो तीसरी चीज़ है, तीसरी हाँ 2 डिस्कस होगी। तीसरी चीज़ ये थी कि आप लोगों ने ये जो एमजीटी 301 में, पता नहीं मुझे और एमजीटीज़ में वैसे नहीं थे, मेरे टाइम में तो नहीं थे, आपका पता नहीं, लेकिन एमजीटी 301 की प्री एंड पोस्ट असेसमेंट जो होती है ना, उनको लाज़मी अटेम्प्ट किया करें, ठीक है? तो ये जो वीडियो है, ये उसी पे है और ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है और जिनकी नहीं भी अच्छी। तो इंशाल्लाह मैं इस तरह से आपको ये तैयार करवाऊँगी कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएँगे और आप अपना पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है? तो चलें जी, बिल्कुल वीडियो को स्टार्ट ही करना है, अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे, और हाँ, ये बिल्कुल 100% वेरीफाइड हैं, ठीक है? वैलिडेट हैं। इनको आपने, मैं जैसे समझाऊंगी इनको समझने की कोशिश करनी है, काइंडली रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना। और हाँ, ये भी मैं बात क्लियर कर दूं, ये ट्रू फॉल्स में है सारे क्वेश्चंस, ठीक है? और पेपर में ऐसे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, उनके एज यूजुअल जिस तरह से ऑप्शंस होते हैं वैसे ही आएंगे, ठीक हो गया? तो आपने सिर्फ और सिर्फ इनको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? रट्टा नहीं लगाना। और इससे आपके होपफुली, मुझे काफी ज्यादा उम्मीद है कि इसी में से आपका कुछ ना कुछ पेपर जो है लग जाएगा, एमसीक्यूज वगैरह, ठीक है ना? लेकिन इस शेप में नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ओके हो गया? अच्छा जी, in economics the word market means a whole system or mechanism. तो this statement is true कि इकोनॉमिक्स में the word market जो होता है उसका मतलब होता है एक सिस्टम या मैकेनिज्म, ठीक है? अब आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में मैं ना आपको बताती जाऊंगी कि किस तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपने उसको किस तरह, किस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। तो सबसे पहले ही आपको बताती हूँ कि इकोनॉमिक्स में जो मार्केट का वर्ड है उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना? तो इसका मीनिंग वो आपसे पूछ लेगा, सिस्टम, मैकेनिज्म, ये ना। आपने इसको, इस स्टेटमेंट को इस तरह से याद करना है कि भाई जो मार्केट का वर्ड है ना उसका मतलब होता है होल सिस्टम, कोई भी मैकेनिज्म होता है, ठीक हो गया जी? उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, वांट इज द स्टेट ऑफ
फेल्ट डेप्रिविएशन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। वांट इज द स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिविएशन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आई थिंक सो नीड इज द स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रिविएशन। ओके हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बिल्कुल वेरीफाइड 100% एक्यूरेट क्वेश्चंस हैं, और ये आपको पता है मैंने पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी चीजें शेयर की हैं वैलिडेट होती हैं, वेरीफाइड होती हैं, और व्यू से कहीं ना कहीं लिंक कर रही होती हैं, ठीक है ना। तो ये भी व्यू का वेरीफाइड वैलिडेट डाटा है, अगर आप इसको कर लेते हो तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ओवरफुल डिमांड सिचुएशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गो फॉर डी मार्केटिंग, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो फिर क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, एक टेक्निक है जिसे डी मार्केटिंग कहते हैं, उसको यूज करते हैं, ठीक हो गया ना। अब वहां पे क्वेश्चन आएगा जी, जब ओवर फुल डिमांड सिचुएशन हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, तो ऑब्वियसली आपको याद होना चाहिए कि वो डी मार्केटिंग करती हैं। इज दैट क्लियर? आई होप सो इट इज क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफरिंग अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्राइस, ठीक हो गया। किसी भी प्रोडक्ट को ऑफर करना इज कॉल्ड प्राइस है, और ये स्टेटमेंट ठीक है। ऑफरिंग अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्राइस हो सकता है, प्लेस हो सकता है, प्रमोशन, मतलब इसके ऑप्शंस अब मैं क्या आपको गिन गिन के बताती रहूं, लेकिन आपने स्टेटमेंट पे फोकस करना है। मेरा मोटिव ये है कि आप लोग इसको रट्टा मत लगाना, आप लोग इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना, और हो सके तो जैसे अब तो मैं बता रही हूँ ना साथ साथ, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताऊंगी नहीं, जस्ट आपको रेफर करूंगी। ड्यूरिंग दिस वीडियो अपने हैंड आउट साथ में ओपन करें, साथ में इसको वीडियो को चलाएं, और जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है ना उसके रिलेटेड थोड़ा थोड़ा जितना भी आपको मिलता है ना वो काइंडली पढ़ लें, ठीक है। तो या फिर पीपीटीज हैं उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके उनको पास रख लें, तो जो भी टॉपिक आता है उसको थोड़ा सा देख लें, देखना आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी ना कि आप लोग इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। अच्छा जी, ऑफरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्राइस, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को ऑफर करना प्राइस कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आ गया, इन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट द मेजर फोकस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन हैवी प्रमोशनल एक्टिविटीज। अब आई डोंट नो, मैं तो मुझे यहाँ पे तो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू तो नहीं है। तो आप देखें जाके अपने हैंडआउट साथ ओपन करें और देखें कि इसके बारे में और क्या लिखा हुआ है कि इन मार्केटिंग concept द मेजर फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन हैवी प्रमोशनल एक्टिविटी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एक बड़ा फोकस होता है वो किस चीज पे होता है। यहाँ पे तो उन्होंने कह दिया ना कि हैवी जो फोकस होता है वो प्रमोशनल एक्टिविटीज पे होता है, लेकिन ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आप जाके ये ढूंढेंगे, अच्छा जो ऑर्गेनाइजेशन का मेजर फोकस होता है वो किस चीज पे होता है, ठीक है। तो देखना आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ओके हो गया जी। नेक्स्ट, और हाँ ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई होगी कि इन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट द मेजर फोकस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ओन सॉरी इज ऑन हैवी प्रमोशनल एक्टिविटीज है ना, तो अगर इज ऑन हैवी और उसके बाद आपके ऑप्शन में प्रमोशनल एक्टिविटीज होगा तो आपने उसको बिल्कुल भी चूज नहीं करना, वो तो आपके ऑप्शन से बिल्कुल कट ही हो जाएगा ना, ठीक है, उसको आपने बीच में नहीं रखना। ओके हो गया जी। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मार्केटिंग ओरिएंटेशंस आल्सो नोन एज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स फोकस आर फिलोसफीज, ठीक है। तो ये मैंने खुद जो है ये जो आपके रूटीन वाइज क्विज में उसमें मैंने अटेम्प्ट किया, और ये सेम एज क्वेश्चन आया हुआ था कि मार्केटिंग ओरिएंटेशंस आल्सो नोन एज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है, फोकस आर फिलोसफीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्केटिंग मिक्स इंक्लूड प्रोडक्ट प्राइस पायनियर एंड प्रमोशन। अभी याद रखिएगा मार्केटिंग मिक्स जो है वो 4 है, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो आपकी जीडीपी थी ना उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। देखिए उससे रिलेटेड है, अगर आपने जीडीपी अच्छे से की होगी, ठीक है, वो भी मैंने अपलोड की थी, अगर आपने उसको अच्छे से किया होगा, उसका थोड़ा सा टॉपिक मैंने आपको रिकमेंड भी किया था कि आप इसके टॉपिक को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ा ना उस टाइम तो चले अभी पढ़ ले, ये भी बहुत अच्छा टाइम है अगर आप पढ़ लेंगे तो, ठीक है ना। अच्छा, मार्केटिंग मिक्स में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, प्रोडक्ट प्राइस पायनियर और एंड प्रमोशन इसने कहा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। तो आप मुझे बताएं ना जरा सही क्या है, चलें देखते हैं कि आपको कितना पता है। तो मैं भी चलें यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, ओके हो गया जी, ये आपकी सही 4 मार्केटिंग मिक्स हैं, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन। ओके जी। अब आपने इसको पढ़ भी लेना है थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है, क्या पता आपका क्वेश्चन आ जाए लॉन्ग या शॉर्ट तो आपको लिखना पड़ जाए, तो फिर लिखना तो है ना। तो एक एक दफा देख लीजिएगा कि अच्छा इसमें क्या होता है, और अगर जीडीपी अच्छे से की हुई है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पता होगा कि भाई अच्छा प्लेस क्या होती है, प्रमोशन क्या होती है, प्राइस क्या होती है, और प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज, दिस इज एक्यूरेट, ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेटिस्फाइड आर डिलाइटेड कस्टमर डू नॉट ब्रिंग न्यू कस्टमर्स। गलत बात है भाई, जब आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपके जो अच्छे कस्टमर होते हैं, मतलब कि जो खुश हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट को देख के या वो सेटिस्फाई होते हैं, तो क्या वो अगले बंदे को रेकमेंड नहीं करते कि अच्छा यार मैं फलां चीज ली थी वो बहुत अच्छी थी, फलां कंपनी से ली थी तो आप भी वहीं से खरीदो। तो ये तो बिल्कुल गलत इन्होंने बात की हुई है ना। अच्छा, इस तरह के और भी बहुत से कॉन्सेप्ट निकलते हैं, बहुत सी स्टेटमेंट्स निकलती हैं, तो आपने ये चीज ध्यान में रखना है कि जो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं, ठीक है, जो खुश होते हैं आपकी सर्विसेज से या आपके प्रोडक्ट से, तो वो आगे न्यू कस्टमर्स को एक वो समझ लिया आपकी एक तरह से जो है ना एडवर्टीजमेंट होते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस रेफर्स टू नॉलेज। ऑब्वियसली सही बात है, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नो डिमांड इज अ सिचुएशन दैट इज फेस्ड बाय एवरी न्यू स्टार्टअप। ऑब्वियसली जब नया बिजनेस स्टार्ट करें तो कौन भी उसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है, जब तक आप उसके लिए प्रमोशन नहीं करते हो, अपनी आप वैल्यूज नहीं बताते हो अपनी प्रोडक्ट की या कुछ भी। ठीक है, तो क्या कहता है, नो डिमांड इज अ सिचुएशन दैट इज फेस्ड बाय एवरी न्यू स्टार्टअप। जो भी कोई नया स्टार्टअप होता है तो उसमें ये वाली सिचुएशन होती ही होती है, हर किसी को फेस करनी पड़ती है। ओके ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्ड मार्केटिंग इज डिराइव्ड फ्रॉम द मार्केट। तो मार्केटिंग किस वर्ड से डिराइव हुआ है, मार्केटिंग से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको आ सकता है, इसको भी याद रखिएगा। उसके अलावा हमारे पास है WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ड विल्ड वेब, सॉरी मैं तो सही पढ़ गई, उन्होंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, कुछ बहुत से स्टूडेंट्स तो उसके ही है ना, CS के, तो उनको तो बिल्कुल पता होगा कि WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे उन्होंने विड दिया हुआ है, ठीक है, तो ये गलत है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, तो हाँ जी बस ठीक है। उसके बाद कहता है, फार्मेसीज कम अंडर डाउन स्ट्रीम एक्टर्स इन फार्मास्यूटिकल बिजनेस, ठीक है, तो ट्रू है ये, ठीक है। उसके बाद क्योंकि इसके ऑप्शन ट्रू एंड फॉल्स ही इसी तरह था ना, फार्मेसीज कम अंडर डाउन स्ट्रीम एक्टर्स इन अ फार्मास्यूटिकल बिजनेस, तो ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, टेक्नोलॉजी कांट स्टे सेम ऑल द टाइम। ओबियसली टेक्नोलॉजी तो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, एनहांस हो रही है, ठीक है ना, तो कभी भी ये सेम नहीं रहती है। ओके। उसके बाद है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कम्स अंडर द की ट्रेंड्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। ओके ओके, द कल्चर ऑफ एनी सोसाइटी इज शेप्ड बाय वांट, ठीक है। किसी भी सोसाइटी का जो कल्चर होता है वो वांट से शेप। उसके बाद है हमारे पास, देयर आर यूजुअली थ्री टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एनी इन्वायरमेंट, दैट इज रिएक्टिव, एक्टिव एंड प्रोएक्टिव, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। देयर आर यूजुअली थ्री टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्सेज कौन से होते हैं, एक रिएक्टिव होता है, एक एक्टिव होता है, एक प्रोएक्टिव होता है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, anything that is surrounded by an individual or person is called an environment। जी जी बिल्कुल ठीक है, हम सबसे मिलके ही बनता है ना। तो उसके बाद है हमारे पास, फार्मेसीज अंडर, अच्छा ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। उसके बाद, पब्लिक्स एक्ट एज डायरेक्ट बायर और सप्लायर ऑफ अ कंपनी। फॉल्स होता है, पब्लिक कभी भी जो होती है किसी भी कंपनी की डायरेक्ट बायर या सप्लायर नहीं होती, क्योंकि उसके होलसेल होते हैं। जैसे जैसे किसी कंपनी से किसी होलसेलर ने कोई चीज खरीदी और फिर वो आके आगे देता है और वहां से पब्लिक बाय करती रहता है। उसके बाद है, देयर आर यूजुअली थ्री टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज। अच्छा ये पीछे वाले है, GDP वॉल्यूम इज एन इंडिकेटर ऑफ डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, और ये गलत है, ठीक है, इसको भी देखिएगा आप लोग। उसके बाद हमारे पास, इन्वायरमेंट टू नॉट अफेक्ट आर इन्फ्लुएंस अस, ठीक है। ऐसा कभी हो सकता है कि माहौल की वजह से कोई बंदे पे इफेक्ट ना हो या कुछ, हम तो एक जगह से दूसरी जगह ही चले जाएं तो वहां से वहां पे इतनी चेंज, यानी कि अगर हम विलेज से सिटी में चले जाएं तो कितनी चेंजेस जो है ना रूनमा हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है, ये सेम क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, इफ अ कंपनी कांट हैंडल द लोकल पब्लिक्स टेक्टफुली इट मे काज ट्रबल। तो ऑब्वियसली जब भी कंपनी जो है अपनी कस्टमर्स या पब्लिक को हैंडल नहीं कर सकती तो ये तो एक किस्म की प्रॉब्लम ही हो जाती है ना। ड्यू टू रेग्यूमी चेंज द लीगल फ्रेमवर्क ऑल्सो इफेक्ट। हाँ, सारे चेंजेस से जो भी चेंज हो, इन्वायरमेंटल चेंज है, ठीक है, आपका कोई समझ लें टेक्नोलॉजी चेंज है, इस तरह का कोई भी चेंज है ना, वो इफेक्ट करता ही करता है। उसके बाद देयर आर थ्री टाइप्स, ये सेम ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है क्वेश्चन, द वेरिएबल्स ऑफ डेमोग्राफिक हैव चेंज्ड ओवर द टाइम। ट्रू है, डेमोग्राफी के वेरिएबल चेंज होते रहते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी,
माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द एक्टर्स दैट आर नॉट क्लोज टू द कंपनी। तो गलत बात है, माइक्रो इन्वायरमेंट जो होते हैं वो भी कंपनी के क्लोज होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज थोड़ी सी और इन्फॉर्म कर दूं कि जो माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट है ना, वो भी आप लोग पढ़ें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है उसका जी। उसके बाद हमारे पास आ गया पेस्टल एनालिसिस इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स एनालिसिस, ठीक है। अब ये नीचे उसने क्या, साइकोग्राफिक, इन्वायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स एनालिसिस, लेकिन ये नहीं है। अब इसको आपने याद करना है कि पेस्टल क्या बनता है। पेस्टल स्टैंड्स फॉर क्या होता है, पेस्टल होता है पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई फॉर इकोलॉजिकल एंड एल फॉर लीगल फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। ये भी आपने स्टैंड फॉर याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है the process of developing and maintaining a strategic fit between the organization's goal and capabilities is strategic planning, ठीक है। ये जो सारी डेफिनेशन है ये कौन सी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, a company is making all household item, ठीक है, जैसे हैंड सोप, डिटर्जेंट, टी टी वाइटनर एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक है। तो ऑल दीज आइटम्स वुड बी इट्स क्या है, बिजनेस पोर्टफोलियो, ये इसका क्या है, बिजनेस पोर्टफोलियो। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस, व्हाट इट वांट्स टू अकॉम्प्लिश इन द लार्जर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, वो मिशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस, ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है, और ये किस चीज को हम जो है ना अचीव करने के लिए, यानी अकॉम्प्लिश करने के लिए होता है। तो ये एक मिशन ही होता है जिसको हम अचीव करने के लिए जो एक लार्जर इन्वायरमेंट बनाते हैं। उसके बाद आ गया जी, मार्केटिंग इज सराउंडेड बाय एन इन्वायरमेंट विच इज डिवाइडेड इनटू माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। देखें, ऊपर मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, वो इसमें डिफरेंस भी आ सकता है और आपको ये वैसे भी एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे वो आ भी गया है। तो क्या कहते हैं, मार्केटिंग इज सराउंडेड बाय एन इन्वायरमेंट विच इज डिवाइडेड। अच्छा, मार्केटिंग जो होती है वो इन्वायरमेंट से सराउंड होती है, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन सा आ जाता है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। तो इन दोनों को आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इन द प्रोडक्ट आर मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, मार्केट पेनिट्रेशन मीन्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट्स। अच्छा, कहते हैं इन द प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, जो मार्केट पेनिट्रेशन है उसका क्या मतलब होता है। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि किसी जो कोई एक प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा हो और वो अपने ही मार्केट में हो, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग, मार्केट पेनिट्रेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस यू हैव कंडक्टेड अ पेस्टल एनालिसिस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द रिजल्ट ऑफ पेस्टल एनालिसिस। अच्छा, कहता है कि जब भी आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो उससे पहले कौन सा एनालिसिस करना है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। आपको वो यहाँ पे तो उसने बता दिया ना कि ये वाला हम एनालिसिस करते हैं, लेकिन मे भी आपको पेपर में ना बताएं और पूछेंगे जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कौन सा हम जो है एनालिसिस वो कंडक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सा होता है, पेस्टल, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ये जो होता है सारा एनालिसिस, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट इसका ये निकलता है लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। इसको जब हम करते हैं, मतलब इन सारे चीजों को जब हम एनालिसिस करते हैं इनका, तो हमारे पास एक लिस्ट होती है अपॉर्चुनिटीज की और एक होती है चैलेंजेस की। यानी कि अपॉर्चुनिटी हमारे पास कहाँ कहाँ किस किस मार्केट में है, और चैलेंजेस हमारे किस किस के साथ हैं, यानी कि हमारे जो कंपटीटर है वो क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, हमने कैसी करनी है, हमारी प्राइस कैसी होनी चाहिए, उनकी कम है या ज्यादा है, हमने क्वालिटी कैसे देनी है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, ठीक है। BCG इसमें काफी ज्यादा जो है ना एब्रीविएशंस आई हुई है, तो आपने इनको मस्ट देख लेना है, ठीक है। जिनके हैं उनके तो ठीक है, जिनके नहीं है उनको दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रेटेजी, ये हम ऊपर देखा है। इसका आंसर तो आपको खुद ही देना चाहिए कि क्या था, कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्ट्रेटेजिक मेंटेन कर रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, कि ताकि हम कंपनी के गोल्स और अपॉर्चुनिटीज का एक अच्छा फिट बना सकें उनके दरमियान, तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ओके हो गया जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस।
तो ROAS को पता नहीं कौन सा टूल है, एम ही रख दिया हुआ है इन्होंने। तो BCG उसका टूल होगा, ठीक है ना। BCG जो होता है यानी कि मार्केट शेयर मैट्रिक्स जो होता है, वो हमारा पोर्टफोलियो को क्रिएट करने का टूल होगा। ओके, हो गया। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस व्हाट इट वांट्स टू अकम्प्लिश इन द लार्जर एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड मिशन। तो जी ये था हमारा पार्ट 1। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट भी आई ट्राई एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कर दूँ। देन फिर हम इसके सब्जेक्टिव पार्ट पे आएंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तब तक के लिए आप कर लें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।